लोकसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आ गए उसके बाद चिराग पासवान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग बॉन्ड देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को अपना हनुमान बताया। तो हर बार जब भी कुछ बात प्रधानमंत्री मोदी की चिराग पासवान करते हैं तो मोदी का हनुमान कहकर खुद को वो संबोधित करते हैं। लेकिन अब लगता है कि मोदी के जो हनुमान हैं वो मोदी से बागी हो चुके हैं। आप याद करिए लेटरल एंट्री से भर्ती का जब मामला सामने आया था तो चिराग पासवान अपनी सरकार के एनडीए के ही फैसले के खिलाफ खड़े हुए नजर आए थे। उसके बाद इसी मामले को लेकर जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट का आया, क्रीमी लेयर वाला मामला जब आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की कि कोटे में कोटा दिया जा सकता है और राज्य सरकारें इसके तहत काम करें, तब भी चिराग पासवान ने 21 अगस्त को जो भारत बंद का आह्वान किया गया था उसका समर्थन किया है। और एक बार फिर एक तीसरा फैसला जातीय जनगणना का है जिस पर चिराग पासवान अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी और अखिलेश यादव जातीय जनगणना करवाना चाहते हैं, जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार अगर जातीय जनगणना नहीं करवाएगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जातीय जनगणना करवाएगा। मतलब इतना दबाव वो सरकार के ऊपर बनाएंगे कि सरकार मजबूर हो जाएगी जातीय जनगणना करवाने के लिए। अब चिराग पासवान का भी ऐसा ही कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो मतलब अपने इस बयान से राहुल और अखिलेश के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए के और भी ऐसे साथी हैं जो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान को एक चीज जरूर अलग बनाती है और वो ये है कि चिराग पासवान का जातीय जनगणना कराने का मत जरूर है लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक ना किया जाए, ऐसा भी चिराग पासवान का कहना है। लेकिन अगर जातीय जनगणना हुई और उसके आंकड़े अगर जारी नहीं किए गए, सार्वजनिक नहीं किए गए, तो ऐसे में दिक्कत परेशानी सरकार को हो सकती है, जनता सड़कों पर उतर सकती है और उन आंकड़ों को सार्वजनिक करने की मांग कर सकती है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए देखिए जितनी बड़ी पार्टियां हैं, वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, वो सरकार के फैसलों के खिलाफ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी सरकार से कोई बहुत बड़ी मांगें भी नहीं दिखाई दे रही हैं और ऐसी कोई बयानबाजी भी सामने नहीं आ रही है। लेकिन 5 सांसदों वाले चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के खिलाफ कहीं ना कहीं खड़ी नजर आ रही है। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साथियों की तलाश में है। ऐसा कोई साथी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ तो ना दे लेकिन खिलाफत भी ना करे, क्योंकि ऐसी कोई पार्टी फिलहाल है नहीं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव कभी भी बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। कोलकाता की अगर बात करें तो ममता बनर्जी कभी भी साथ बीजेपी के नहीं आएंगी। और अगर बात करें तमिलनाडु की तो एमके स्टालिन भी कभी बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। तो अब बीजेपी ने दूसरे तरीके से अपनी राजनीति को अंजाम देने का काम शुरू किया है। मतलब बैकडोर की राजनीति करना अब बीजेपी ने शुरू किया है। क्योंकि आप देखिए कि कोलकाता में जो रेप केस हुआ उसमें राहुल गांधी सीधे तौर पर ममता सरकार के खिलाफ खड़े हुए नजर आए। जो बात ममता दीदी को अखर रही है, परेशान कर रही है और ये बात बिल्कुल भी ममता दीदी को बर्दाश्त नहीं हुई। तो ऐसे में बीजेपी वहां सेंधमारी करने की कोशिश जरूर करेगी कि ममता दीदी भले ही बीजेपी के साथ ना आए लेकिन वो कांग्रेस के खिलाफ रहें। जो खाई इस वक्त राहुल गांधी ने बंगाल के रेप केस पर बोलकर खोदी है उसे बीजेपी जरूर और ज्यादा चौड़ा कर सकती है। एमके स्टालिन की अगर मैं बात करूं, तमिलनाडु की अगर बात करें तो एम करुणानिधि जो संस्थापक हैं डीएमके के, उनका एक समारोह था। इस समारोह में राजनाथ सिंह पहुंचे थे और राजनाथ सिंह से भारत सरकार से मांग की गई थी स्टालिन सरकार के द्वारा कि इस मौके पर करुणानिधि के नाम का एक सिक्का जारी किया जाए। जो मांग केंद्र सरकार ने मान ली और राजनाथ सिंह खुद इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। एम करुणानिधि की जमकर तारीफ की, एमके स्टालिन की भी जमकर तारीफ की। हालांकि इसके बाद एमके स्टालिन जब बोलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि वो इस तारीफ से भौचक्के भी हैं और अभिभूत भी हैं। तो एमके स्टालिन की जो पार्टी है डीएमके, वो सीधे तौर पर बीजेपी के साथ नहीं जा सकती क्योंकि इंडिया अलायंस की वो साझी है, इंडिया अलायंस की साथी है। और तमिलनाडु की भी अगर बात करें तो इस वक्त डीएमके के खिलाफ अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी खड़ी है तो वो बीजेपी ही है। बीजेपी के पास भले ही कोई सीट नहीं है लेकिन इस 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोट परसेंट है वो जरूर बढ़ा है। तो वहां राज्य में दोनों पार्टियां खिलाफ हैं तो वो बीजेपी के समर्थन में तो नहीं आ सकती लेकिन वो
चाहते हैं, बीजेपी अब चाहती है कि कांग्रेस पार्टी से उन्हें दूर किया जाए। कांग्रेस पार्टी और डीएमके के बीच कांग्रेस पार्टी और ममता दीदी के बीच कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव के बीच कहीं ना कहीं खाई खोदी जाए, उस खाई को गहरा कर दिया जाए। यह सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, एनडीए के पास बहुमत है, और अगर एनडीए के साथी कुछ गड़बड़ करते हैं तब इन साथियों, इन लोगों से, स्टालिन हो, ममता हो या फिर अखिलेश यादव हो, उनसे बात की जा सके। राज्यसभा में भी एक तरीके से बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की भी किसी न किसी बिल पर, किसी न किसी फैसले पर समर्थन की जरूरत पड़ जाती है। तो क्या अब ऐसा कहा जा सकता है कि चिराग पासवान की काट बीजेपी निकाल रही, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान एनडीए में होते हुए बीजेपी सरकार के फैसलों की खिलाफत कर रहे हैं, उससे मोदी टेंशन में तो जरूर होंगे। तो क्या नए साथियों की जो तलाश है उसका कारण चिराग पासवान ही नजर आते हैं? इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।